हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर लर्निंग बाय डूइंग पर। तो हम आज पढ़ेंगे प्याजे की स्टेज और उन स्टेजों के बारे में वन बाय वन करके हम पढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे की मैं आपको थोड़ी समझा चुका और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे स्टेजेस के बारे में आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। उनका नाम था जीन पियाजे। जो जीन पियाजे ने दी थी, संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था उन्होंने, संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इसी को अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, और मैं इनके बारे में तुम्हें आपको बता चुका हूँ। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक अवस्था कितनी दी थी, उसने 4 अवस्था के बारे में बताया था। 4 अवस्था दी थी संज्ञानात्मक की। उन्होंने बच्चों के आधार पर, बच्चे की आयु के आधार पर उन्होंने जो अपनी स्टेजेस बताई वो कितने टाइप्स की बताई, 4 बताई। जो पहली सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर को हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदनशील अवस्था। ठीक है, या इसको दूसरा वर्ड हिंदी में क्या है, गत्यात्मक अवस्था। ठीक है, अब जो इसकी आयु बताई थी उन्होंने, इसकी आयु जन्म से लेकर 2 वर्ष बताई थी। जीन पियाजे ने जो इसकी आयु बताई आपको, बच्चे की आयु बताई थी 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चे के बारे में उन्होंने इस स्टेज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बच्चा जैसे स्माइल करता है, हियरिंग कुछ सुनता है और कुछ चीज़ें देखता है, उनके बारे में उसने सेंसेस का जहाँ पे भी बच्चा यूज करता है, तो जो भी जहाँ पे भी सेंसेस या ज्ञानेंद्रियों का यूज करता है बच्चा, वो सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, यानी कि संवेदनशील अवस्था या गत्यात्मक अवस्था में आता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। ठीक है, जिसमें इसी स्टेज में बच्चा क्या कर लेगा, इसी स्टेज में बच्चा वस्तु का स्थायित्व भी बना लेता है। और थर्ड पॉइंट में क्या बता सकता हूँ, इसमें वो धीरे धीरे विलंबित अनुकरण करना शुरू कर देता है, यानी कि इसी स्टेज में बच्चा अनुकरण करना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो उसका बिहेव है, उसका गोल डायरेक्टेड बिहेव होता है, यानी कि वस्तुओं का गोल डायरेक्टेड बिहेव, यानी कि वस्तुओं को, चीज़ों को अपने माइंड में कुछ समय के लिए वो स्थायित्व बना लेता है। ठीक है, फिर दूसरी जो इसकी स्टेज है, जो इसकी दूसरी स्टेज है वो क्या है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक की जो आयु होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, चीज़ों का अनुकरण करने लगता है बच्चा, और इसमें क्या होता है सिंबॉलिक, मतलब 2 से 6 साल के बीच में बच्चा क्या करने लगता है, संकेतों के द्वारा भाषा का भी अध्ययन सीख जाता है। और इसी में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का ये है, उसमें ये कहा है कि बच्चे के पहले थॉट पहले आएंगे, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होगी। यानी कि उसने ये कहा, पियाजे ने ये कहा कि जो बच्चा है विचारों से भाषा सीखता है। ठीक है, पियाजे ने ये कहा कि बच्चा जो है, बच्चा विचारों से भाषा सीखता है। फिर इसमें क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें क्या है, चीज़ों का या वस्तुओं का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इसमें क्या होते हैं, इसमें बच्चे के इरिवर्सिबल थॉट होते हैं, यानी कि जो बच्चे के थॉट होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल थॉट होते हैं। जो बच्चे के विचार होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब इरिवर्सिबल, सामने एक दूसरे अलग अलग विचार होते हैं उसके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और इसमें क्या आ जाती है, बच्चे में अहम केंद्रिता आ जाती है, यानी कि ईगो सेंट्रिक हो जाता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है बच्चा। ईगो सेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रित, अहम केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है बच्चा अपने आप में। ठीक है, और यहाँ से ही ईगो सेंट्रिक स्पीच भी होता है, ईगो सेंट्रिक स्पीच। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि मैं बता सकता हूँ जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है, यानी कि बच्चा अपने आप से बातें करता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा अपने आप से बात करता है, अपने आप से बातें करता है। उस स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच करते हैं। जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं रेड पेंसिल, रेड इससे निकले तो ये मेरे खुद के विचार है, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ अपने आप से बातें कर रहा हूँ। तो इस तरह के स्पीच को हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच करते हैं। यानी कि इस आयु में बच्चा क्या करने लगता है, अपने आप से बातें करने स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। और इसी एज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन एज भी बोलते हैं, क्वेश्चन एज या पर्सन आयु भी बोलते हैं इसको, पर्सन आयु। यहां तक का आपको ये चीजें समझ में आई। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसमें क्या कर लेता है, इसमें वो अपनी चीज़ों या वस्तुओं का अनुकरण करने लगता है। फिर क्या होता है, इस बच्चे में क्या हो जाता है, इन्वर्सिबल थॉट आ जाते हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, सिंबलों के द्वारा यानी कि सिंबलिक संकेतों के द्वारा वो सीखना स्टार्ट कर देता है, संकेतों के द्वारा सीखना या समझना शुरू कर देता है। कौन सी आयु में, 2 से 7 वर्ष की आयु में। फिर इसी एज को क्वेश्चन एज भी बोलते हैं, यानी कि पर्सन आयु अवस्था भी इसकी इसी
स्टेज को बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, और इसमें क्या बताया, इसी में बच्चे इनरिवर्सिबल थॉट आ जाते हैं। और पियाजे ने इनरिवर्सिबल यानी कि इनरिवर्सिबल थॉट अपने आप से विचार करने लगता है। और फिर इसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच भी आ जाता है, जिसमें अहम केंद्रिता, जिसमें बच्चा अपने आप से बातें करता है। वो कौन सी आयु में होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ईगोसेंट्रिक स्पीच कौन सी स्टेज का है। तो 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा करता है, प्राइमरी का बच्चा करता है, जो कि पियाजे के द्वारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में आता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद उसने इसी स्टेज को क्वेश्चन एज या पर्सन आयु भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसने पियाजे की तीसरी स्टेज क्या थी, पियाजे ने तीसरी जो स्टेज दी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है हिंदी में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहा जाता है। यहां तक समझ में आया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। यानी कि मैं फर्स्ट पॉइंट इसका दे देता हूं, लॉजिक बिगिन अबाउट, यानी कि लॉजिकली वो सोचना शुरू कर देता है, यानी कि उसमें लॉजिक आने लगते हैं। फिर 7 से 11 वर्ष की आयु होती है, मैं बोल सकता हूँ इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव, जिसमें बच्चा क्या करता है, एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि पहले इस अवस्था में, यानी कि इस स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा पहले उदाहरण को समझता है, उसके बाद नियम पर जाता है, यानी कि बच्चा उदाहरण से नियम को समझना शुरू कर देता है, जिसको इंडक्टिव या आगमन, जिसको क्या कहते हैं, आगमन विधि। ठीक है, आगमन और निगमन विधि होती है, ये एक दूसरे की रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और इसमें यानी कि बच्चा क्या कर लेता है, रिलेशनों को समझना शुरू कर देता है। इसी आयु में बच्चा क्या करने लगता है, रिलेशन को समझने लगता है। ठीक है, फिर तो ये भी नीचे बोर्ड चमक नहीं रहा होगा, तो मैं ऊपर से फिर दोबारा से बताता हूँ आपको क्या है इसमें क्या हो जाता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन और सेरिकेशन, यानी कि इसी आयु में कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन और सेरिकेशन के बारे में बच्चा सीखता है। और इसमें क्या हो जाता है, रिवर्सिबल थिंकिंग आती है, रिवर्सिबली थिंकिंग, जिसमें बच्चा अपनी सोच को रिवर्सिबली सोच सकता है। यानी कि अब इसमें एक क्या होता है, बच्चा एक सेंट्रिक होता है, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है और डिसेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा एक पक्ष पर, यानी कि एक पक्ष पर, और डिसेंट्रेशन होता है अलग अलग पक्ष। यानी कि बच्चा क्या करने लगता है, यानी कि
सेंट्रेशन उसको बोलते हैं जिस पर बच्चा एक ही पक्ष पर ध्यान देता है, और डिसेंट्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा अलग अलग पक्षों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। ये चीज़ें सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन समझ में आ गई। यानी कि सेंट्रेशन वो होता है जिसमें बच्चा एक पक्ष पर ध्यान देता है, और डिसेंट्रेशन वो होता है जिसमें बच्चा अलग अलग पक्षों पर ध्यान देता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है? रिवर्सिबल थिंकिंग ये होता है बच्चा अपनी जो सोच है उनको क्या कर लेता है, रिवर्सिबल कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म है CCS। यानी कि CCS क्या है? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिकेशन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब इसकी जो फोर्थ और लास्ट स्टेज क्या है? फोर्थ और लास्ट स्टेज इसकी क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जिसकी आयु क्या होती है? 11 से किशोर अवस्था तक की आयु जो भी होती है वो इसने बोली है। 11 से बाद की आयु को अबो, उससे ऊपर की आयु फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। इसने क्या बताया? इसमें क्या होता है? बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, यानी कि अमूर्त चीजों के बारे में वो जानना शुरू कर देता है, जानना शुरू कर देता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चीज़ों का बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इसमें क्या आ जाता है? इसमें तो आ जाता है, मैंने क्या बताया था, इसमें इंडक्टिव, और इसमें आ जाता है डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है? जिसमें बच्चा नियम से, इसको बोलते हैं निगमन। निगमन क्या होता है? इसमें बच्चा होता है नियम से उदाहरण को समझना शुरू कर देता है, नियम से उदाहरण की ओर जाता है। पहले बच्चा नियम को जानता है, फिर उसके बाद उदाहरण को। तो यहाँ तक का चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पियाजे की चारों अवस्था होगी, यानी कि इसके बारे में मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको जीन पियाजे के बारे में। मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो जीन पियाजे क्या थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने क्या बताया? इस जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं, या कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। और जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 1890 में। फिर जीन पियाजे ने क्या बताया था? जीन पियाजे ने सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी, जो बच्चा है भाषा सीखता है वो पहले विचारों के द्वारा भाषा को सीखता है, विचारों के द्वारा भाषा को सीखता है। यहां तक समझ में आया? जो बच्चा है भाषा को सीखता है वो विचारों के द्वारा सीखता है। उसने संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसने पियाजे ने जो बच्चे की आयु के बेसिस पर 4 अवस्था बताई। और इससे पहले मैं आपको क्या बता चुका? स्कीमा वगैरह और इक्विलिब्रियम के बारे में बता चुका मैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स का होता है। कैसे? एक होता है एडेप्टेशन, जिसको अनुकूलन बोलते हैं, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संगठन बोलते हैं। फिर एडेप्टेशन मैंने 2 टाइप का बताया था इससे पहली वीडियो में। क्या बताया था? एक होता है एसिमिलाइजेशन, एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलाइजेशन क्या होता है? आत्मसात करना। और एकोमोडेशन क्या होता है? समायोजन करना। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन आत्मसात, जिसमें अपने पुराने ज्ञान में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना ही आत्मसात कहता है। और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन वो होता है जिसमें ही अपने ज्ञान में कुछ नया चेंज करना, यानी कि नॉलेज में कुछ बदलाव करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको रेक्टिफाई करना चीज़ों का। तो ये मैं आपको इससे पहली वीडियो देखना ना बोले, उसमें मैं आपको ये सब कुछ
बता चुका हूँ। फिर पियाजे की स्टेजेस के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आपको बता चुका था, और आज फिर पियाजे की 1 बाय 1 करके मैंने सभी स्टेजों को ख़त्म कर दिया। पियाजे की 4 स्टेजेस थी। पहली स्टेज क्या थी? सेंसरी मोटर, जिसको गत्यात्मक अवस्था या संवेदनशील अवस्था कहते हैं, जिसकी आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष। दूसरी स्टेज क्या है आपकी? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ तक समझ में आया? फिर इसकी जो आयु थी वो कितनी थी? 2 से 7 वर्ष। इसके बाद जो थर्ड है आपकी, थर्ड क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है 7 से 11 वर्ष। इसके बाद आ जाती है फॉर्मल स्टेज, जिसको औपचारिक अवस्था बोलते हैं, जो इसकी आयु होती है 11 से ऊपर की आयु को औपचारिक अवस्था में पियाजे ने रखा है। फिर इनके बारे में 1 बाय 1 मैं आपको बता चुका हूँ, उसको देखना ना भूलें। फिर जो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी वो क्या थी? एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या थी इसकी? एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? यानी कि इसमें एक्टिविटी और एज कैरिकुलम प्लान किया गया है। इसने क्या करा? बच्चों को एक्टिविटी के बेस पे और एज के द्वारा कैरिकुलम प्लान किया है। इसमें बच्चे का उसने क्या देखा? बच्चा किस तरह से सक्रिय है, और एज के द्वारा कैरिकुलम किया गया। उसने क्या बताया? यानी कि एक्सप्लोर के बारे में बताया। एक्सप्लोर, बच्चा एक्सप्लोर, यानी कि एक्सप्लोर या डिस्कवर्ड। एक्सप्लोर को दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? डिस्कवर्ड करना। फिर जो लास्ट था क्या था? फैसिलिटेटर। उसने बच्चे को क्या बताया? एक फैसिलिटेटर। और जो थर्ड बताया था उसने एक्टिविटी नॉलेज, एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, यहाँ तक इसकी ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन थी। क्या थी एजुकेशन इम्प्लीकेशन? उसने ये बताया पियाजे ने कि जो यह सिद्धांत है इस बात पर बल देता है कि बच्चे सक्रिय द्वारा सीखते हैं, यानी कि एक्टिविटीज के द्वारा सीखता है। एक्टिविटीज में क्या बताया? उसने ये बताया, जो बच्चे इस सिद्धांत पर यह बल दिया एजुकेशन, उसने ये बताया बच्चे स्वयं क्रिया करके, यानी कि स्वयं क्रिया द्वारा सीखता है। उसने ये बताया बच्चा जो है स्वयं अपने आप क्रिया करके चीजों को सीखता है, यानी स्वयं क्रिया द्वारा सीखता है। उसने जो जीन पियाजे ने ये दिया, इस चीज पर बल दिया, जो बच्चा है वो अपने आप स्वयं चीजों को करके सीखता है। यहाँ तक समझ में आया? फिर उसने ये बताया बच्चा, उसने एक चीज और बताई बच्चे ने, उन्होंने ये बताया अनुकरण पे बहुत, बच्चा अनुकरण, चीज़ों का अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है, उनके बारे में जानता है। और इसने एक और चीज़ बताया, जीन पियाजे ने बताया कि जो बच्चा है सीखने में यदि वो प्रगति ना कर पाए तो उसे दंड नहीं देना चाहिए। यदि सीखने में वो प्रगति, यानी कि सीखने में प्रगति नहीं करता तो उसे दंड नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए।
यहां तक समझ में आया? तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत है वो खत्म होता है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत और दे रखा है, उसको भी मैं इसी वीडियो में खत्म करूँगा, पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत। तो उसको देखते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे का मोलर डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि पियाजे मोलर डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे मोलर डेवलपमेंट थ्योरी। ये इन्होंने कब दिया था? 1932 में इन्होंने इसके बारे में बताया। फिर इसने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो बच्चे की थिंकिंग है और थॉट है, जो बच्चों की थिंकिंग और थॉट, जो बच्चों की थिंकिंग है और थॉट है, वो दोनों एक साथ एक्शन, बच्चों की थिंकिंग प्लस थॉट दोनों की अन्योन्य क्रिया से नैतिक विकास हो रहा है। इन्होंने ये बताया जो बच्चों की थिंकिंग है और थॉट है उसमें प्लस जो भी वो एक्शन करते हैं, उन दोनों की अन्योन्य क्रिया से, अन्योन्य क्रिया के द्वारा बच्चों का नैतिक विकास हो रहा है। यहां तक समझ में आया? फिर आयु के अनुसार नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। पियाजे ने एक और बात बताई इसमें, पियाजे ने यह बताया आयु के आधार पर आयु का प्रभाव बच्चे की नैतिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। नैतिक विकास पर बच्चे का, यानी कि ये बताया बच्चे आयु का प्रभाव बच्चे की नैतिक विकास पर भी पड़ता है। ठीक है, उन्होंने ये बताया जो बच्चे की थिंकिंग होती है और थॉट होते हैं प्लस जो भी वो एक्शन करता है, उनकी जो अन्योन्य क्रिया होता है उसके द्वारा नैतिक विकास होता है। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि जो आयु के अनुसार उन्होंने नैतिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर उन्होंने क्या बताया, 1932 में एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने ये चीज़ें बताई, यानी कि इंटरव्यू या साक्षरता हुई। ठीक है, साक्षरता या इंटरव्यू, उसमें क्या हुआ, उन्होंने 5 से 10 वर्ष के बच्चे लिए और 5 से 10 वर्ष के बच्चों को, उसमें 5 से 9 वर्ष के जो बच्चे थे उनको हेटेरोनोमस में रख दिया और जो 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे थे उनको ऑटोनोमस में रख दिया। हेटेरोनोमस जिसको प्रारल्य कहते हैं और जो ऑटोनोमस को कहते हैं स्वायत्तता। फर्स्ट क्या है, बदलाव संभव नहीं है, यानी कि हेटेरोनोमस में ये बताया उन्होंने कि बदलाव संभव नहीं होता, और जबकि उसमें बच्चा स्वयं करके सीख सकता है, यानी कि सेल्फ बदलाव कर सकता है कुछ भी। फिर सामाजिक, जो समाज को फॉलो करते हैं, ये यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी भाई। फिर मैं इसको दोबारा समझाता हूँ इन चीज़ों को।
पियाजे ने 1932 में क्या बताया, 1932 में एक इंटरव्यू हुआ, उसमें ये पता लगा, एक तो होता है हेटेरोनोमस, एक होता है ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस क्या होता है? हेटेरोनोमस को बोलते हैं प्रायल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो प्रायल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं स्वायत्त। और इसको बोलते हैं भाई हेटेरोनोमस यानी कि प्रायल है, और इसको बोलते हैं स्वायत्तता या सेल्फ। ठीक है, अब उन्होंने हेटेरोनोमस में क्या बताया, हेटेरोनोमस ने ये बताया बच्चा क्या करता है, दूसरों से चलते हैं, जो हेटेरोनोमस होते हैं दूसरों से चलते हैं, और व्यवहार के नियम, यानी कि उन्होंने ये बताया जो व्यवहार के नियम है, व्यवहार के नियम है वे क्या चलते हैं, दूसरों से चलते हैं, दूसरों से चलते हैं। और इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा समाज को फॉलो करता है, समाज को फॉलो मतलब उनके द्वारा बच्चों को सीखता है, फॉलो करते हैं। हाँ भाई, कभी इंस्टाग्राम वाला फॉलो समझने लगो तुम, फॉलो करो, तो वो वाला नहीं है ये, समाज के द्वारा वो चीज़ों को सीखता है, उनको फॉलो करता है। इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, इसमें हेटेरोनोमस में बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, और ये इसका अलग होता है मॉरल रियलिज्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलरिटी बेस ऑन देयर। ये क्या होता है, मोलरिटी के बेस पर होता है। ठीक है, फिर इसमें खुद के नियम को फॉलो करता है। हेटेरोनोमस में तो बच्चा समाज के नियम को फॉलो करेगा, जबकि ऑटोनोमस में बच्चा अपने आप के नियम को फॉलो करता है। यानी कि इसमें क्या करता है, बच्चा खुद के नियम को फॉलो करता है, खुद नियम बनाएगा और उसको ही फॉलो करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर ये चीज़ें तो आपके समझ में आ गई, नोट कर लेना इनको। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ आपके, जो पियाजे ने इसके बारे में बताया, उसने कुछ क्वेश्चन हुए, उसमें क्या क्या क्वेश्चन हुए। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि बच्चे नियम को समझते कैसे हैं। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, बच्चे नियम को कैसे समझते हैं। और उनका जो दूसरा क्वेश्चन क्या था, यानी कि उनका जो पहला क्वेश्चन ये था बच्चे नियम को कैसे समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चे नैतिक जिम्मेदारियों से क्या निकालते हैं। जो उनकी मोरल ज्ञान होता है उनसे वो क्या चीज़ें निकालते हैं, उनसे क्या प्राप्त करते हैं। यानी कि जो उनकी बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारियों से क्या प्राप्त करते हैं। यहां तक समझ में आया। फिर उनका जो थर्ड क्वेश्चन था, बच्चे न्याय के बारे में क्या समझते हैं, मतलब किस तरह का उनके न्याय, किस तरह न्याय होना चाहिए, किस तरह नहीं, उसके बारे में बच्चे क्या समझते हैं। बच्चे न्याय के बारे में क्या समझते हैं।
ठीक है। फिर उन्होंने ये 3 क्वेश्चन हुए थे उस इंटरव्यू में, और उनके बेसिस पर हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस, हेट्रोनोमस में मैंने क्या बताया, जो हेट्रोनोमस में थे, हेट्रोनोमस में 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे थे, और जो ऑटोनोमस में थे 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे थे। ये चीज़ें मैं भूल गया था तो आपको दोबारा रिपीट दिला दें। ऑटोनोमस क्या था और हेट्रोनोमस क्या था। हेट्रोनोमस में बच्चा समाज को फॉलो करता है और ऑटोनोमस में बच्चा अपने खुद के नियम को फॉलो करता है। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट ये था, पियाजे ने क्या करा, पियाजे ने बच्चों में पाया बच्चों के, यानी कि बच्चों के विचार है नियम है के बारे में, नियम के बारे में सही गलत को क्या समझते हैं। पियाजे ने बच्चों में पाया कि जो बच्चे के विचार है नियम के बारे में है, सही गलत को क्या समझते हैं, आयु या उम्र के साथ बदलते रहते हैं। जो उनकी आयु होती है, आयु या उम्र के साथ बदलते रहते हैं, उम्र के साथ बदलते रहते हैं। देखो इस चीज को मैं फिर से रिपीट करता हूं। पियाजे ने बच्चों में पाया कि जो बच्चे के विचार है, नियम है, उनके बारे में सही गलत क्या समझते हैं। उनके भाई किसी आयु में उसी चीज को हम, छोटी उम्र में बच्चा है, बाबू ऐसे नहीं खेलने जाते, बेटा ऐसे बाहर नहीं जाते, ऐसे वो कुछ भी हो जाता है, इस तरह लड़ाई नहीं करते, इस तरह गाली नहीं देते। तो उन चीज़ों को वो उस कम आयु में जल्दी समझ जाता है, बड़े होके नहीं समझ पाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी कि आयु के साथ साथ बच्चे में बदलाव आते रहते हैं। तो जो उसके विचार है बच्चे के, जब हम छोटे थे कुछ चीज़ों के बारे में अलग तरह से सोचते थे, और जो अब बड़े हो गए तो उन्हीं चीज़ों के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। यानी कि विचारों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। विचार और नियम, हमारे नियम, बच्चे के नियम कुछ और होते हैं और हमारे नियम कुछ और हैं। हमारे नहीं कह सकता, जब हम छोटे थे, यानी कि बच्चे के जो नियम हैं उम्र के साथ बदलते रहते हैं, और जो विचार है, मेन बात ये बताई उन्होंने। फिर उसकी 4 स्टेज बताई उन्होंने। इसकी भी 4 स्टेज क्या बताई, फिर इसकी जो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज क्या है, एनोमी। क्या होती है फर्स्ट स्टेज, एनोमी, NOMY, अनोमी। अनोमी या एनोमी, जो कि 0 से 5 वर्ष की आयु की स्टेज है, अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चे के नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। फिर दूसरी स्टेज क्या है उसकी, एक तो एनोमी है, दूसरी है हेट्रोनोमी। एनोमी और हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी ये क्या होता है,
इसमें नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो ऑथोरिटी होती है वो नियम को होती है, इसमें नियम के द्वारा सीखता है। इसमें नियम का रोल होता है, ऑथोरिटी होते हैं, नियम ऑथर हो, अरे यार ऑथोरिटी, ऑथोरिटी होती है नियम की, ठीक है, या रूल्स की। ऑथोरिटी हो नियम्स की ऑथोरिटी होती है, ठीक है। फिर रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोसिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, यानी कि बच्चा क्या करता है, जैसे को तैसा। जो रेसिप्रोसिटी स्टेज होती है उसमें बच्चा जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फिर इसकी जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या है, ये क्या होती है, 13 से 18 वर्ष की आयु होती है। और ये क्या होती है, 8 से, यानी ये होती है 6 से 8 वर्ष और ये होती है 8 से 13 वर्ष तक, ठीक है। हेट्रोजोनोमस होती है नियम, जिसमें नियम को ऑथोरिटी होती है, वो 6 से 8 वर्ष की आयु का बच्चा होता है। और जिसमें रेसिप्रोसिटी होती है, टिट फॉर टैट वाली स्टेज होती है, वो क्या होती है, 8 से 13 वर्ष की आयु का बच्चा होता है। फिर उसके बाद ऑटोनोमस में कौन सा होता है, ऑटोनोमस में 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु का बच्चा होता है। ऑटोनोमस में क्या होता है, वो उसको यानी कि वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है अपनी उसके लिए, यानी कि ऑटोनोमस में क्या करता है, जो चीज़ों का सेल्फ, यानी कि खुद चीज़ों को चुनता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, यानी कि फुल्ली रेस्पॉन्सिबल करता है बच्चा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी फिर से मैं इसको रिपीट करा देता हूँ। क्या बता, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में 1932 में एक इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में क्या हुआ, 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में रखा 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे और एक में रखा 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे। 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे को हेट्रोनोमस कहा गया और 9 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को ऑटोनोमस कहा गया। जो हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हेट्रोनोमस में बच्चा क्या करता है, बच्चा समाज को फॉलो करता है, जबकि ऑटोनोमस में बच्चा अपने खुद के नियम को फॉलो करता है। फिर उस इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन हुए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हुए, बच्चा नियम को कैसे समझता है और बच्चे की जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं उन चीज़ों को किस तरह से वो समझता है। फिर जो 3rd क्वेश्चन था, बच्चे न्याय के बारे में क्या समझता है। फिर इसके बाद पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, पियाजे ने इसमें ये पाया, इस इंटरव्यू के बाद ये पाया कि जो बच्चा होता है, बच्चे के बारे में ये बताया, जो बच्चे के विचार और नियम है वो आयु के साथ, यानी कि उम्र के साथ बदलते हैं। कम आयु के बच्चों के विचार अलग हो गए और उससे 1 वर्ष की, यदि कोई बच्चा 5 वर्ष का है उसके विचार अलग तरह के, और कोई बच्चा 6 वर्ष का है उसके विचार अलग हो गए, उसके विचार और नियम अलग अलग होते हैं। फिर इसमें भी बच्चे की उसने 4 स्टेजों में रखा। पहली स्टेज थी एनोमी, जिसमें 0 से 5 वर्ष का बच्चा रखा उसने, यानी कि 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे को एनोमी में रखा, जिसमें बच्चा क्या करता है, उस पर नियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, नियम में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता।
उसके बाद जो दूसरी स्टेज है हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी में क्या नियम को ऑथोरिटी होती है जिसमें बच्चा 6 से 8 वर्ष की आयु का बच्चा होता है, और रेसिप्रोसिटी क्या होती है, टिट फॉर टैट वाली स्टेज होती है जिसमें बच्चा 8 से 13 वर्ष की आयु का बच्चा होता है। फिर जो इसकी लास्ट स्टेज थी ऑटोनोमस, जिसमें बच्चा 13 से 18 वर्ष की आयु का बच्चा होता है, जिसमें बच्चा अपने आप में फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वह अपनी चीज़ों के बारे में, नियम के बारे में वो खुद चुनना शुरू कर देता है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपको, इसी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ गलतियां लगे तो कमेंट में प्लीज़ छोड़िए मेरे लिए, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करता हूँ धीरे धीरे कुछ ना कुछ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।